वो तो मर्जी की बात थी। कोई किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता तो करे, नहीं करना चाहता तो नहीं करे। कोई किसान कॉरपोरेट खेती में जाना चाहता है, वो कोई अपना कोई ठेका करना चाहता तो करे, ना करना तो ना करे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बंधनकारी आ गई हैं, जहां किसान को ये बंधन हो गया कि मौके पर फसल अगर उसने बेचने की कोशिश की सरकारी खरीद होने के बाद, तो खरीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और खरीदार नहीं मिलेगा तो उसकी फसल का क्या होगा जो उसने अपने पास रख ली थी। दूसरा, मैंने बताया कि व्यापारियों के लिए एफआईआर का रास्ता खुल गया। जो आपसी लेन देन अपने भरोसे के बीच में होता था, एक कितनी एफआईआर होने का रास्ता खुल गया। तीसरे, मैंने बताया कि खरीद का इंतजाम करना चाहिए था मोटे अनाजों का, दलहन और तिलहन का, बाकी फसलों का, उसके मामले में पतली गली से निकल गए, जबकि पड़ोसी स्टेट जो है हरियाणा राज्य हर फसल की खरीद कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रो फार्मर होने का जेस्चर नहीं है। ये जेस्चर तो किसानों को और अधिक परेशानी देने वाला है, जो आने वाले समय में पंजाब के किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। दूसरा विषय मुझे आपसे साझा करना है। बड़ौदा में चुनाव है, सभी पार्टियों के उम्मीदवार आ गए हैं। हमने पिछले आम चुनाव में 3 खिलाड़ियों को मौका दिया था, और तीनों खिलाड़ी बहुत नामी गिनामी खिलाड़ी थे, वैश्विक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के खिलाड़ी थे। 2 कुश्ती के थे, एक हॉकी का था। कुश्ती में भी एक महिला खिलाड़ी थी, एक पुरुष खिलाड़ी था। बबीता फोगाट महिला कुश्ती में थी, योगेश्वर दत्त पुरुषों की कुश्ती में थे, संदीप हमारे हॉकी के कैप्टन थे। संदीप जीते, हमने उनको खेल मंत्री बनाया, लेकिन बबीता और योगेश्वर दत्त विधानसभा नहीं पहुंच सके थे। इसलिए हमने फिर से खिलाड़ी को मौका दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। देश का मान है, प्रदेश का मान है, इलाके का मान है। इसलिए आप सबके माध्यम से भी मैं, क्योंकि आपकी अपील भी सब जगह पहुंचती है, ये अपील करना चाहता हूं कि एक योग्य खिलाड़ी को विधानसभा पहुंचाएं। ये खिलाड़ियों के लिए दिया गया बहुत बड़ा अवसर है। बल्कि प्रतिपक्षियों को भी जिस प्रकार से एक अच्छे खिलाड़ी को सम्मान देते हुए उसको विधानसभा पहुंचने का अवसर देना चाहिए। पहली बार मैंने देखा कि लोग फार्म भरवाने तो जाते हैं, फार्म उठवाने का फोटो मैंने पहली बार देखा। इस लेवल पर नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले शायद मीडिया ने भी ऐसा कोई फोटो नहीं देखा होगा। फार्म उठाने वाले लोग चुपचाप जाते थे, अगले दिन अखबार में खबर आ जाती थी या एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइन आ जाती थी कि इतने उम्मीदवार बचे, इतनों ने फार्म उठाया। हमारा एजेंडा हमारे खिलाड़ी का व्यक्तित्व, उसकी आन बान शान और बड़ौदे का विकास है, और उसी रास्ते पर हम चुनाव में जा रहे हैं। 2 विषय मैंने आपसे साझा करने थे, बाकी कोई बात आपने पूछनी है तो उत्तर दूंगा। ये पंजाब के इसका भी भविष्य पता ही है कि किस टाइप का होगा। उसका राज्यपाल साइनाथ है, उसका राष्ट्रपति जो उन्होंने खरीद जो की त्यों जारी रहेगी, जो 1-1.5 महीने तक चलती है जरूरत के हिसाब से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, हाँ, उन कानूनों को लागू करने में इन पंजाब के कानूनों से बाधा पैदा होगी। केंद्र ने जो कानून बनाए हैं वो वैसे ही स्वैच्छिक हैं, वो किसी पर बंधनकारी नहीं हैं। केंद्र के कानून सारे स्वैच्छिक हैं। कोई किसान फायदा लेना चाहता है तो लो, नहीं लेना चाहता है तो मत लो। लेकिन उसका अंतर क्या आएगा? वैसे तो आप धीमान जी बता रहे हैं, आप सब समझदार लोग हो। जब कॉन्करेंट लिस्ट में भी कोई कानून आता है दोनों में, तो हमेशा केंद्र का कानून प्रिवेल करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसको एक बार मान लिया जाए,
हाइपोथेटिकली, तो जो किसान आकर बेचना चाहता है बाहर से, अगर इन्होंने हर जगह फीस लगा दी है तो उसको वो आज़ादी नहीं बची जो हरियाणा में है, उसको वो आज़ादी नहीं बची जो उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली में ले जाके बेचने की है। तो ये किसानों के लिए फिर अपने घर से बेचने की जो आज़ादी, अपने खेत खलियान से बेचने की जो आज़ादी हरियाणा के किसान को है, वो पंजाब के किसान को नहीं रहेगी, उसके लिए बंधनकारी होगी। अजय जी, जो आपने एमपी की कमेटी बनाई थी और जो आपने सुझाव दिए, वो एक भी पता तो लगे आप चाहते क्या है कि किसानों को आपकी तरफ से, आपकी सदस्यों की कमेटी की तरफ से किस प्रकार का प्रावधान इन कानून उस कमेटी की सारी रिपोर्ट उस समय भी मीडिया के सामने रख दी गई थी, 8 बातें हमने कही थी और उस समय का उसका कवरेज भी हो गया था और आपको फिर से उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।